सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। तो आज हम लोग का रहने वाला टॉपिक नंबर 7 और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, यानी कि प्लीज़ इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ स्टेट एग्जीक्यूटिव। ये 4 टॉपिक्स ख़त्म करने वाले हैं और ये दोनों जो टॉपिक हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये पार्ट 5 के तहत आते हैं, भाग नंबर 5 संविधान में। और गवर्नर, राज्यपाल और जो राज्य का एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, ये पार्ट नंबर 6 यानी कि भाग नंबर 6 में आती है। थोड़ा सा मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो पार्ट हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के देखे थे, पार्ट 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। फिर पार्ट 5 में कल हम लोगों ने एंट्री मारी थी और जब एंट्री मारी थी तो मोदी जी आ गए थे ठीक है। तो पार्ट 5 में जब हम आए थे, ठीक है, ऐसा लग रहा है मोदी जी बोल रहे हैं ब्रो कभी तेरे घर में ईडी भिजवाता हूँ मैं ठीक है। तो पार्ट 5 की अगर बात करें तो ये यूनियन के बारे में बताता है, ठीक है, संघ के बारे में बताता है। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक डील करते हैं, तो 52 से हमने देखे थे। पहली बात तुमने ये देखा था कि जो पार्ट नंबर 5 है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें 5 चैप्टर्स हैं। इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर्स की अगर बात करें तो इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। और इसमें से जो पहला चैप्टर है, पहले नंबर का चैप्टर, वो कल स्टार्ट किया था और वो पहले नंबर का चैप्टर है यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका। मोदी जी चिंता न करिए, आप तक आप तक एग्जीक्यूटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 78 तक के बीच में है। एक बताया था ना कल। तो कल हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक देख लिया था, 52 से लेकर 73 तक देख लिया था। आज स्टार्ट करेंगे 74 से। आप भूल जाओ गवर्नर, आप भूल जाओ स्टेट एग्जीक्यूटिव, भूल जाओ, ठीक है, अभी के लिए भूल जाओ, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, आर्टिकल नंबर 74 से स्टार्ट करना है हमको और 78 तक जाना है, 74 से लेके 78 तक जाना है, बस सिंपल। एक बार मैं देख लेता हूँ कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। जय हिंद रेमन रोलिंग एसएससी वॉरियर, ओके जय हिंद। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आर्टिकल नंबर 74 से, ठीक है। चलो हाँ, तो सबसे पहले ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट है, वो बाद में देखेंगे, अभी हमारा वो इतना मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल नंबर 74 यानी कि अनुच्छेद नंबर 74, ये क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट देयर शैल बी, अभी मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, अभी क्लियरिफाई मैं आपको कर दूंगा आराम से। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति क्योंकि बुढ़ा गए हैं तो वो खुद से कुछ काम कर नहीं सकते हैं, खुद से कोई डिसीजन ले नहीं सकते हैं, उनकी मानसिक क्षमता खत्म हो गई है, ये संविधान का मानना है। तो इसलिए हम एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए जिसका कि मुखिया प्रधानमंत्री होना चाहिए और ये लोग मिल के एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट, और ये जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, ये इन्हीं की सलाह पे ही काम करेगा, इन मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। ये कोई नहीं बल्कि जो हमारे चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, ठीक है, अनुराग ठाकुर, ये सब क्या है, ये स्मृति ईरानी, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। इनका मुखिया कौन है? मोदी जी। और ये लोग मिलकर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। तो प्रेसिडेंट एक तरह से खुद के डिस्क्रिशन में अपने मन से कोई काम नहीं करता है, इन्हीं की एडवाइस से ही सारे काम करता है। जितने काम आप सोच सकते हो सब कुछ, यहाँ तक कि कल मैंने आपको पार्डनिंग पावर बताया था आर्टिकल नंबर 72 में, क्षमा शक्ति राष्ट्रपति की, वो भी इनकी एडवाइस पे करेगा। कहीं घूमने जाना है उनकी एडवाइस पे करेगा ठीक है। तो सब कुछ इन्हीं की एडवाइस पे करेगा, यानी कि एक तरह से इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रेसिडेंट को। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वो यूएसए में है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेन जो पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मेन पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, बल्कि किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में एक्चुअल पावर्स हैं। एक्चुअल पावर्स किसके हाथ में है? एक्चुअल पावर है हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। क्लियर? और इसीलिए ध्यान रखना कि जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, इसको हम बोलते हैं रियल हेड। रियल हेड, या फिर लैटिन लैंग्वेज में इसको हम बोल देते हैं डी फैक्टो हेड। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, डी फैक्टो भी। और जो प्रेसिडेंट है, जो देश का राष्ट्रपति है, उसको हम बोल देते हैं नॉमिनल हेड। इसको हम बोल देते हैं नॉमिनल हेड, बस नाम का मुखिया है ये। कल देखे थे ना, आर्टिकल नंबर 52 बोल रहा था देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 क्या बोल रहा था? ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट।
ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, बिल्कुल सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का, बिल्कुल ये देश का मुखिया है, देश का अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष है, लेकिन एक्चुअल जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तभी हम बोलते हैं इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इसीलिए सिनोनिमसली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करूँ यूके का, दैट इज़ ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन में हेड कौन है? रानी या राजा, इसीलिए वो रिपब्लिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे जैसे प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, एक्चुअल पावर उनके पास है वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय प्रणाली यूके से ली, ब्रिटेन से ली है, तो वहाँ पे भी वही है, हमारे यहाँ पे भी वही है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही हेड है। जहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास एक्चुअल पावर होती है, इसीलिए इसको हम रियल हेड बोलते हैं। और इनको हम जैसे नॉमिनल हेड बोला, लैटिन में इनको डी ज्यूरे हेड बोलते हैं, ठीक है, डी ज्यूरे हेड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस ईदर जनरली, और ये सब जो लिखा हुआ है लंबा चौड़ा पैराग्राफ, इसका मतलब ये है कि क्या प्रेसिडेंट इस एडवाइस को लौटा सकता है, यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या वो ये बोल सकता है कि भैया देख लो यार मज़ा नहीं आ रहा है इस एडवाइस पे? तो हाँ, वो एक बार बोल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ एक बार बोल सकता है। लेकिन अगर उसने बोला कि भाई देख लो, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फिर से एडवाइस दे दी, चाहे वो कुछ उसमें चेंज किए हों चाहे ना किए हों, वो प्रेसिडेंट पे अब बाइंडिंग हो जाएगी, यानी कि सेकंड इंस्टेंस पे बाइंडिंग है। एक्चुअल में 42nd अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, इन्होंने बोला कि एक बार भी नहीं लौटा सकता है, उसको मानना ही पड़ेगा, प्योरली बाइंडिंग है। लेकिन 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 से, और इसने और क्या किया था जरा बताइए कमेंट में। फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसमें ये बोला कि वही जो अभी मैंने आपको बताया कि काउंसिल ऑफ जो प्रेसिडेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को एक बार लौटा सकता है, लेकिन अगर लौटाई हुई एडवाइस फिर से यहाँ पे आपको मिलेगी, प्रेसिडेंट को फिर से अगर एडवाइस दी जाएगी, तो वो अब इस बार इस पर बाइंडिंग होगी, उसको माननी ही पड़ेगी। ये 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से ऐड किया गया था, जिसने कि हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया था अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ हमेशा याद रखना, 42nd अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो इन्होंने पूरी तरह से पावर सेंटर यानी खुद के हाथ में लेने की कोशिश करी थी कि प्रेसिडेंट एडवाइस लौटा नहीं सकता है, जुडिशरी इस पर रिव्यू कर नहीं सकती है, इमरजेंसी लगा दी थी। तो इंदिरा गांधी ने काफ़ी ज़्यादा एक तरह से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करी थी। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी कोई चीज़ आ जाए और आपको समझ ना आए कि 42nd अमेंडमेंट से हुआ था कि 44th से, तो कंसिडर कि भाई अगर ये यूनिटरी पावर जा रहा है, यानी सेंटर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो 42nd होगा। फिर जो इसने गलतियाँ करी थी एक तरह से हम बोल सकते हैं वो 44th ने सुधारी थी। ठीक, चलिए अब आते हैं 74th का सब क्लॉज 2। अभी 74 में ही है, 74 का सब क्लॉज 1 ये बोल रहा था, सब क्लॉज 2 बोल रहा था क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। यानी अगर आप कोर्ट जाएंगे कि भाई हमें भी बताओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या एडवाइस दी प्रेसिडेंट को, तो कोर्ट आपसे कहेगा तुमसे मतलब नहीं, तुमसे मतलब तो यानी कि आप कोर्ट में इंक्वायर नहीं कर सकते हैं, तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए उससे कि क्या एडवाइस दे रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, सिंपल। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 75, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 74, 75, 76 पढ़ेंगे भी नहीं ना, नहीं पढ़ेंगे, 76 नहीं पढ़ेंगे, 77, 78 4 आर्टिकल हैं, और उसी में ही मेन हमारा जो मेन लेक्चर है वो इन्हीं 4 आर्टिकल पे ही बेस्ड है आज का। ठीक है, 75 में अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर, क्या क्या प्रोविजंस, अभी यहाँ पे बस लिख दिया एक वेग टर्म अदर प्रोविजंस। अब वो हमें अदर प्रोविजंस तब जानने मिलेंगे जब हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, एक एक करके सारे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। पहला है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। यानी कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति ही, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया क्या सर, मैंने आपको ये बताया कि एक होता है प्राइम मिनिस्टर, एक होता है प्रधानमंत्री, वो मुखिया होता है किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते कौन है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब मैं बोलता हूँ ना मंत्री परिषद, तो इसमें बहुत तरह के मिनिस्टर आते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, ये क्लासिफिकेशन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ संविधान में। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर में कौन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, जैसे कि हमारे राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए, स्मृति ईरानी हो गई, ठीक है, नितिन गडकरी हो गए, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को होल्ड करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं उनको। उसके नीचे हम बोल सकते हैं एक तरह से आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य मंत्री जिनको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि स्वतंत्र प्रभार जिनको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज। फिर आते हैं उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हैं, ये इनके अंडर में है। फिर आते हैं हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर,
डेप्यूटी मिनिस्टर इसलिए होते हैं कि अगर मान लो कल को कोई मिनिस्टर ना रहे तो उसकी जगह पे वो आ सके। नितिन गडकरी मान लो एकदम से नहीं आज कहीं गए हैं तो डिप्टी मिनिस्टर आ जाएगा, फिर उनकी एकदम से डेथ हो जाए तो इस तरह से वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मिनिस्टर आते हैं, रैंकिंग है एक तरह से हम बोल सकते हैं। सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, सो ऑन। उनका मुखिया कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहली बात तो हम ये बोल सकते हैं ही इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये सरकार का मुखिया होता है। देश का मुखिया राष्ट्रपति, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री, क्योंकि सरकार का मुखिया इसलिए इसका मतलब एक्चुअल पावर तो इसी के हाथ में है। तो ये बोल क्या रहा था आर्टिकल? ये बोल रहा था कि शैल बी अपॉइंटेड बाय द, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को जो है अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में अपॉइंटिंग अथॉरिटी का नाम लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है, कौन कैसे होगा क्या होगा ना। और क्योंकि प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट का भी और ना ही रिमूवल का, अभी हम देखेंगे ये सारे लोग प्रेसिडेंट को प्लेजर देंगे। देखते हैं अभी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, और जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन इसकी एडवाइस पे। ये बताएगा कि भाई इसको ये बना दो, इसको ये बना दो, इसको ये पोर्टफोलियो दे दो, ऐसे करके। ठीक है। 1A क्या बोलता है? अब 1A है, जहां मैंने बताया था A B इस तरह से लगा होता है, इसका मतलब है उस चीज़ को अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। ये क्या बोल रहा है आर्टिकल, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर ये देखते हैं कि इसको किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी ने लालच। और एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राइम इस तरह से अपॉइंटमेंट होती है। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट करता है? तो जो भी लोकसभा के, जैसे अभी इस साल इलेक्शंस होंगे, तो जो भी पार्टी बहुमत लेके आएगी, मेजॉरिटी लेके आएगी, उसको अपॉइंट करते हैं। ये जो भी बहुमत लेके आएगी, मेजॉरिटी का मतलब जितनी लोकसभा में सीट्स हैं उसका डिवाइड बाई 2+1 कर लो, वो मेजॉरिटी दे देता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि ये कितना आएगा, लगभग आएगा, ठीक है, मान लेते हैं इतना 272 समथिंग, तो मान लेते हैं इतनी सीट कोई सिक्योर ना कर पाए, एक पार्टी, सिंगल पार्टी, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? तो प्रेसिडेंट ये करेंगे, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, कोलिशन बना लेते हैं। ठीक है, कोलिशन मतलब जैसे कि चुनाव हुए, किसी को बहुमत नहीं मिला तो ये आपस में बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बीजेपी है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो बाकी पार्टी से कुछ से बोलेगी आप हमारे पास मिल जाओ, तो ताकि ये हमारे बहुमत अचीव हो जाए। और बहुमत अचीव करने के लिए ये लोग कोलिशन करते हैं। तो फिर प्राइम प्रेसिडेंट उस केस में क्या करेगा? ये जो कोलिशन है इसका जो लीडर है उसको, अगर मान लो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो जो पोस्ट इलेक्शन कोलिशन बनता है, यानी इलेक्शन हो गया, किसी को बहुमत मिला नहीं तो जल्दी से लोग बहुमत बनाएंगे, और जब वो बहुमत बनाएंगे तो उसका लीडर को प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देकर उससे बोलेगा बेटा एक महीने के अंदर विद इन 30 डेज आप हाउस में मेजॉरिटी प्रूव करो। इन विच हाउस? लोकसभा, जिसको लोअर हाउस ऑफ द सेशन बोलते हैं। अभी हम लोगों ने लोअर हाउस और ये सब पढ़ा नहीं है, कल पढ़ेंगे। तो लेकिन लोअर हाउस इसी को बोलते हैं, लोकसभा को। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर उसको प्रूव करना होगा कॉन्फिडेंस लोकसभा में। जब मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस, इसका मतलब बहुमत दिखाना होगा कि हाँ ज़्यादातर लोग, यानी कि बहुमत यानी कि मेजॉरिटी मानती है, फिर मेजॉरिटी मानती है कि आप लीडर हो, तभी तो आप लीडर बनोगे, ऐसे नहीं आप बन जाओगे लीडर। और ध्यान रखना, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है। कल भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जिस भी सदन का सदस्य होता है, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, उस सदन का वो क्या होता है? लीडर होता है। ये हम लोग कल भी वैसे पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, नाउ 1A क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जितने हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने सबको ऑफर दे दिया कि हम तुमको भी मिनिस्टर बना, या फिर फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे अभी इंडिया कोलिशन है, इंडिया कोलिशन ना, विपक्ष जो है हमारा, तो विपक्ष में मान लो कि ये हो जाए कि भाई हमको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, हमको क्या, अभी से आप देख पा रहे होंगे खींचतान मच रही कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो मान लो कि इस तरह से, या फिर कोई भी इन जनरल भी है, मान लो मोदी जी है, मोदी जी ने ढेर सारे पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिए, ढेर सारे लोगों को मिनिस्टर बना दिया। देखिए अभी आप बीजेपी को पावर में देख रहे हैं, या फिर उसको एनडीए बोल सकते हैं, तो क्या आपको लगता है जितने लोग एनडीए से यानी बीजेपी से चुनाव जीत के हैं सबको हर कोई मिनिस्टर है ना? हर कोई मिनिस्टर नहीं। मिनिस्टर वो होता है जो कोई ना कोई पोर्टफोलियो होल्ड करके रखा है। ये अभी जो मैं पूरी लिस्ट बताई थी, कैबिनेट मिनिस्टर है, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, डिप्टी मिनिस्टर, अगर ये कुछ भी नहीं है ना तो उसको बोलेंगे प्राइवेट मेंबर, उसको बोलेंगे प्राइवेट मेंबर। अब प्राइवेट मेंबर मतलब एक तरह से बेइज्जती की, देखो सर चुनाव भी जीत के आए और कुछ मिला भी नहीं, तो मोदी जी फेवर करने के लिए फिर कोई भी आता है वो इनको भी कोई मिनिस्ट्री, ज़बरदस्ती की मिनिस्ट्री क्रिएट कर देता है, मिनिस्ट्री ऑफ लैपटॉप मिनिस्ट्री ऑफ पेड़ पौधे। तो इस तरह से मान लो कि अगर ज़बरदस्ती की मिनिस्ट्री क्रिएट करके उसको मिनिस्टर नहीं ऐसे बना सकते, मतलब कितना लिमिट है? 15% है। किसका?
15% ऑफ हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल हम बोलते हैं लोकसभा को। लोकसभा में जो मेंबरशिप है 543, इसका 15% कर लीजिए या फिर 545 आप कर लीजिए, ठीक है। या फिर क्योंकि इसकी टोटल मेंबरशिप तो 550 है ना, तो 550 का 15% करिए, ठीक है। 15% करिए 550 का, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा, इतना आएगा 82.5, यानी रफली 82 83 इतने मिनिस्टर हो सकते हैं। 83 से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं, ये बोलता है ये 1A। और इसको 91st अमेंडमेंट से हम जोड़े थे, 51 नंबर के संविधान संशोधन से जोड़े थे। फिर आते हैं 1B पे। 1B को भी 91st अमेंडमेंट से जोड़े। ये बोला कि अगर कोई भी अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट हाउस अंडर पैराग्राफ ऑफ द 10th शेड्यूल शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर अंडर क्लॉज। खत्म। देखो इसमें यह बोल रहा है कि अगर कोई 10th शेड्यूल में हमने क्या पढ़ा था, किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, जल्दी से बताएं। तो हमने पढ़ा था कि इसमें डिफेक्शन के प्रोविजन यानी कि दल बदल विरोधी कानून है, यानी अगर कोई दल बदली करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई होता है तो वो मिनिस्टर भी नहीं रह पाएगा, मिनिस्टरशिप के लिए भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसको हम जोड़े थे 52nd अमेंडमेंट से। कल इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे डिफेक्शन के बारे में। और 91st अमेंडमेंट ने ही कुछ एक्सेप्शन अपवाद जोड़े थे, जिससे कि जैसे हमने अभी शिवसेना वाला केस देखा था, शिवसेना से लोग सब एकनाथ शिंदे गए थे तो इनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ था। तो कौन डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है, क्यों नहीं हुआ था उनके केस में, वो सारा हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए 1B ये बोलता है 75 का 1B कि अगर कोई डिफेक्शन के तहत 10th शेड्यूल के तहत डिस्क्वालीफाई होता है तो मिनिस्टरशिप के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है। 75 का सब क्लॉज 2, अब 2 पे एंटर कर रहे हैं। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कौन? मिनिस्टर्स। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को, मिनिस्टर को हमेशा प्लेजर देते रहना है प्रेसिडेंट को। किस तरह का प्लेजर देते रहना है? देखिए जहाँ पे भी आप ये प्लेजर वर्ड देखेंगे ना लिखा हुआ, बहुत सारी जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का रिमूवल का पूरा प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री को इस तरह से हटाया जाएगा या फिर मिनिस्टर को इस तरह से हटाया जाएगा, तो वहाँ प्लेजर आपको देखने को मिलेगा। गवर्नर के केस में देखने को मिलेगा, अटॉर्नी जनरल के केस में देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। क्लियर? तो मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ध्यान रखना, मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू यानी एक करके रिस्पॉन्सिबल है किसको? टू प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट को? इसका मतलब ये है कि वो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या फिर उनकी कोई मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री के वो पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए वो पूरी तरह से बाध्य हैं। अगर प्रेसिडेंट को लगा कि ये क्या कर रहा है, ये तो ठीक नहीं कर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा कि इसको हटाओ। ठीक है, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉन्टैक्ट में रहता, भी देखेंगे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़। ठीक है, तो इसको एक तरह से इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है, उसको मतलब उसको आंसरेबल हम बोल सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल, दैट मीन लोकसभा। इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है एक करके प्रेसिडेंट को, कि भाई प्रेसिडेंट को खुश रखना, प्लेजर देते रहना उसको टाइम पे। और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हाउस ऑफ पीपल को मतलब कि वो आंसरेबल हैं हाउस ऑफ पीपल को। इस जो आर्टिकल है ना सर मैम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3, ये बोलता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करता है। और यही एक तरह से सिंपल ये बोल रहा है कि सरकार के पास बहुमत होना चाहिए लोकसभा में, उसके पास नंबर होना चाहिए, और अगर उसको लगा विपक्षियों की नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है, जिसको कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। सबसे पहले ये पास हुआ था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, JB कृपलानी, जिनको आचार्य कृपलानी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने पास किया था। अगर ये पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है हाउस में, पहली बात तो ये लोकसभा में ही पास हो सकता है, कल भी इसको पढ़ेंगे, तो सरकार गिर जाती का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर को कलेक्टिवली रिजाइन देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर को कलेक्टिवली रिज़ाइन देना पड़ता है, उनको एक साथ रिज़ाइन देना पड़ता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी मैंने बताया थे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे समझ लो प्राइम मिनिस्टर और इसके साथ काफ़ी डोरियाँ अटैच्ड है। ये कौन है? इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर है ये, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं। इनके नीचे हम बोल सकते हैं कौन आएंगे, एक तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज आएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आएंगे, डिप्टी मिनिस्टर आएंगे, ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मान लेते हैं। ठीक है,
तो ये मिनिस्टर अगर मान लेते हैं, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि मिनिस्टर अगर मान लो रिज़ाइन दे दिया, डेथ हो गई, हटा दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो क्या होगा? वैकेंसी क्रिएट होगी बस, और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, रिज़ाइन हो गया या फिर कुछ हो गया, तो अगर मान लो इसने रिज़ाइन दे दिया, अगर रिज़ाइन दे दिया ना, पूरा सरकार गिर जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। डेथ हो गई तो डेथ हो जाती, डेथ के यूजुअली केस में ये होता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू की भी डेथ हुई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, हमारे अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू। जब उनकी डेथ हुई ना, तो गुलजारी लाल नंदा को 13 दिन के लिए बनाया गया, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तुरंत बना दिया जाता है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और अगर कोई उस पर्टिकुलर पार्टी से जिससे प्राइम मिनिस्टर थे, अगर मान लेते हैं उसने कोई लीडर नहीं दिया, दे दिया तो ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, फिर से चलने लगेगी सरकार। नहीं दिया तो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करके फ्रेश इलेक्शंस को डिक्लेयर कर देगा कि फिर से चुनाव होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर एक इंडिविजुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर दे, डेथ हो जाए, कुछ भी, तो बस एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसको फिल किया जा सकता है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया ना, तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल डिसॉल्व, क्योंकि उनका मुखिया है, क्योंकि उनका हेड है। यानी कि अगर ये वाली स्ट्रिंग टूटी तो इसको फिर से हम लगा लेंगे, अगर ये वाली स्ट्रिंग टूटी, ठीक है, अगर ये वाली स्ट्रिंग टूटी। लेकिन अगर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर, ये पार्लियामेंट है या फिर लोकसभा है, ये लोकसभा जब इसको मैं ग्रीन सर्कल बना रहा हूँ, और अगर ये मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये अगर टूट गई तो आप समझ रहे हैं कि पूरी सरकार ही गिर जाएगी, लोकसभा में कोई बचेगा ही नहीं फिर तो, समझ रहे हैं आप। तो फिर से फ्रेश इलेक्शंस होंगे। क्लियर यहाँ तक? और यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल, अच्छा ये तो हो चुका था ना, 1B हो चुका था। यहाँ पे थे हम लोग, बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स। यानी कि जब ये लोग एंटर करेंगे ऑफिस में तो प्रधानमंत्री हो, ध्यान रखना इस चीज़ को, प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट है, प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है। बस बात यह है कि वो उनका मुखिया है। जैसे कि आपके क्लास में मॉनिटर होता है, वो आपका ही पार्ट है ना, आपके क्लास के बीच में सही है ना कोई, बस वो क्या है, मुखिया है वो एक तरह से, वैसे है। तो अगर इन सब को ओथ दिलाने का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, यानी कि देश का राष्ट्रपति करेगा। इज दैट क्लियर? सर एक बार रिकैप कर दीजिए। रिकैप नहीं कर पाएंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लो। रिकैप नहीं कर पाएंगे, रिकैप फिर लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो, वो लास्ट में। डेथ पे मैंने बता दिया है, ठीक है। रिइलेक्शन तुरंत नहीं होता है, अगर पार्टी कोई अब बोल देती है कि हमारा लीडर इसको अपॉइंट कर दो तो प्रेसिडेंट कर देता है, ठीक है। और अगर नहीं मान लो कि लीडर देते तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद प्रेसिडेंट तुरंत फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर देता है, ठीक है। सर किचन कैबिनेट क्या है? फिर किचन कैबिनेट होती है कि भाई कैबिनेट का भी कैबिनेट, मतलब कि उसमें से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नज़दीक कौन होंगे? अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, नितिन गडकरी होंगे, ठीक है, एस जयशंकर होंगे। ये लोग किचन कैबिनेट बनाएंगे, जहाँ पे प्रेसिडेंट एकदम ही सेंट्रल होता है। ये कहीं संविधान में लिखा नहीं हुआ है और ना ही इस पर कोई क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। ये बस जनरल हम टर्म यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होता है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बस वो इसलिए होता है कि अगर मान लो, और एक आप शैडो कैबिनेट भी सुनोगे, ठीक है। आप में से किसी ने पूछा नहीं, जैसे किचन कैबिनेट पूछा, हो सकता है शैडो कैबिनेट भी सुनो। शैडो कैबिनेट का मतलब होता है विपक्ष अपनी कैबिनेट बना के रखता है, एक तरह से समझ लो। जैसे मान लो अभी जो गवर्नमेंट है वो रिज़ाइन एक तरह से हट जाए, तो हम क्या मानेंगे कि भाई मोदी जी की जगह कौन ले लेंगे? राहुल गांधी ले लेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं निर्मला सीतारमन की जगह चिदम्बरम ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि एस जयशंकर की जगह थरूर ले लेंगे। तो इस तरह से वो क्या है, शैडो कैबिनेट। अगेन ये कहीं संविधान में लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी मिनिस्टर। बड़ी कॉम्प्लेक्स लाइन है, लेकिन है बड़ी सिंपल, क्या और लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात, ये लाइन बोल रही है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या फिर कोई भी मिनिस्टर बन सकता है बिना हाउस का मेंबर हुए, लोकसभा का भी मेंबर नहीं है। जैसे मैं हूँ, मोदी जी चाहें तो मुझे मिनिस्टर बना सकते हैं, अभी मोदी जी चाहें तो मिनिस्टर बना सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी ज़रूरी नहीं है कि किसी हाउस का मेंबर हो, चुनाव लड़ना पड़ेगा। ले लो मनमोहन सिंह जी को,
आज तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं कोई जनरल इलेक्शन नहीं जीते हैं, बट फिर भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ऐसे पॉसिबल होता है जैसे कि मैं आपको एस जयशंकर का एग्जाम्पल, जो अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनका एग्जाम्पल देता हूँ। तो एस जयशंकर जी क्या हैं, इन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता है, लेकिन इनको यहाँ पे मिनिस्टर बना दिया गया और फिर इनकी यहाँ से राज्यसभा से इलेक्शन करवा दी गई, इनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। मैंने आई अगेन रिपीट, राज्यसभा में लोग कैसे आते हैं? विधानसभा से चुन के आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आते हैं। वहाँ पे क्या डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के लिए? नहीं होते हैं। तो मोदी जी ने पहले उनको विदेश मंत्री बना दिया। अब क्योंकि अगर मंत्री आप हैं, कोई नहीं, बने रहिए, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी हाउस की, किसी सदन की आपको सदस्यता तो लेनी ही पड़ेगी। 6 महीने का टाइम पीरियड, अगर नहीं ली चली जाएगी आपकी सदस्यता। नहीं तो एक तरह से सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी मिनिस्टर हो सकता है बिना हाउस का मेंबर हुए फॉर द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। क्लियर, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ बोल रहा है आर्टिकल 75 ही बोल रहा है ये सारी चीज़ें। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी सच एज पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई लॉ डिटरमाइन एंड अंटिल पार्लियामेंट टू सो डिटरमाइन शैल बी एज स्पेसिफाइड इन दी सेकंड शेड्यूल। यानी कि इन लोगों की सैलरी और जो अलाउंसेज होते हैं, जो भत्ते होते हैं मिनिस्टर्स के, वो कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट, हमारी देश की संसद ही डिटरमाइन करती है, संसद ही वो करती है कि क्या होगी इनकी सैलरी वगैरह। क्लियर, यहाँ पे हमारा खत्म होता है। और 76 को नहीं करेंगे, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है, महान न्यायाधीश के बारे में बात करता है, इसको इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज जब एक साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, संवैधानिक जो बॉडीज़ होंगी उनको पढ़ाऊंगा, तब इसको मैं वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। अब आते हैं 77 पे। ये बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, कि हमारे आज तक 3 प्रधानमंत्री हुए हैं। जो प्रधानमंत्री है या फिर कोई मिनिस्टर है, अगर सिर्फ मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो वो किसी हाउस का भी मेंबर हो सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। जैसे कि 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। कौन? एक तो HD देवेगौड़ा, ठीक है, और हमारी रही हैं इंदिरा गांधी, और तीसरे रहे हमारे मनमोहन सिंह। ये 3 प्रधानमंत्री रहे हैं जो 3 प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि मनमोहन सिंह राज्यसभा के में मेंबर रहे, बाकी सब लोकसभा के, ठीक है। पर मनमोहन सिंह ने आज तक, ये ध्यान रखना कि ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, मैं बता दूं कि मैं डिमीन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मनमोहन सिंह इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया हैज़ एवर गॉट टिल नाउ, और आगे भी तक भी शायद इन जैसा मिले। 1991 में वो बात अलग है कि आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में विपक्ष में, डजेंट मैटर, लेकिन आप इनको एडमायर करे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हाँ वो बात अलग है कि हाँ मौन रहते हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई बोले, है कि नहीं। तो 1991 में जब इंडिया को फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ा था, तो ही वॉज दी फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने LPG रिफॉर्म्स ला के इंडिया को उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने का काम किया था मनमोहन सिंह जी ने, ठीक है। 76 नहीं करना, 77 पे आते हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि एक तरह से इस ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट, ये सब क्या है, ये लिखा हुआ है 77। तो 77 जो हमारा अनुच्छेद नंबर 77 है वो ये बोल रहा है कि अभी डाउट्स जो भी है ना, अभी होल्ड कर लो, जो मैंने पूछे थे तो आपने बोले नहीं, ठीक है, अभी होल्ड पे रख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मंत्रियों के बीच में जो काम होगा उसका बंटवारा किस तरह से होगा वो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, और मंत्रिपरिषद के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। जैसे कि आपके घर में डिसीजन मेकर आपके कौन होंगे? बाबा होंगे, दादा होंगे, इस तरह से, ठीक है। आपके घर में मान लो शायद आपके मम्मी हैं, पापा हैं, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पापा हैं जो एक्चुअल में सारे काम करते हैं आपके घर के, ठीक है, लेकिन आपके बाबा के नाम पे सारी चीज़ें होती होंगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी काम होता है एग्जीक्यूटिव का वो प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है, प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है, ठीक है। जिस तरह हमारे घर में जो हमारे दादाजी होते हैं, ठीक है, उनके नाम पे होता है, हमारे ग्रैंडफादर जी के नाम पे होता है, भले हमारे पापा सारे काम करते हों लेकिन उनके नाम पे किया जाता है, बस वही है ये। President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and the allocation among minister of the said business। वही जो मैंने आपको बताया कि मंत्रियों के बीच में काम का बंटवारा किस तरह होगा वो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, और ये है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा भारत सरकार का वो राष्ट्रपति के नाम पे होगा वो। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़, ठीक है, ये तो हो गया था, ये भत्ते वाला हो गया था हमारा कि भत्ता तक किसको मिलता है, ठीक है, हो गया था। अभी आते हैं 78 पे, दैट इज़ ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं उसकी यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? कर्तव्य दिए हुए हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री के
कर्तव्य दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको क्या क्या काम करना है, क्या काम करना है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर, एंड तीसरा, द प्रेसिडेंट सो इंक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच। एक सिर्फ मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी और मुझे ज़्यादा किचकिच भी नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ गया ना आपको? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ये डायग्राम बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज एक्टिंग एज अ लिंकेज बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक लिंकेज के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि एक तरह से लिंच पिन के तौर पे काम कर रहा है। और इसीलिए ये बोला था कि पीएम इज द लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट। किसने? नेहरू जी ने बोला था। ध्यान रखना इसको। लिंच पिन क्या होता है? जैसे आपने वो कभी, जैसे वो होता है ना, क्या जैसे कि ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में आपने कभी हल लगाया है? जब हल लगाते हैं तो एक पिन करके होती है, पिन होती है, अगर उसको हटा देते हो तो उसी के थ्रू कनेक्ट होता है, ऐसे करके आपने अगर लगाया हो। या फिर अगर आपने देखा हो जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है वो इस तरह से लगा होता है, इसमें पिन लगी होती है, अगर वो पिन खुल जाएगी तो पहिया निकल जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं लिंच पिन, यानी कि अगर ये हट जाएगा तो फिर पूरा गिर जाएगा सिस्टम, इस तरह से है। ठीक है, तो ये लिंकेज के तौर पर एक्ट कर रहा है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में। अब इनको एक एक करके समझा देता हूँ। टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन, यानी कि मंत्रिपरिषद ने अगर कोई डिसीजन लिए हैं तो राष्ट्रपति को बताना है। किसको? प्रधानमंत्री को, क्योंकि उसकी ड्यूटी है ये। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। राष्ट्रपति कुछ भी चीज़ को लेके उससे कुछ पूछेगा एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कि हमें इन्फॉर्मेशन दो, तो उसको देनी पड़ेगी प्रधानमंत्री को। तीसरा, कि उस ऐसा कोई मान लो डिसीजन लिया है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने और उसको बाकियों के बारे में नहीं पता है, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो उसका काम बनता है कि भाई प्रेसिडेंट उससे बोलेगा कि ये सारी चीज़ें जो है उसके बारे में बताओ। ठीक है, यानी कि इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। काउंसिल को नहीं पता है, उसने ले लिया, तो प्रेसिडेंट बोलेगा कि वो क्या डिसीजन लिया, हमें बताओ, हम इन सबको बताएंगे। तो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उसको यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल नंबर 78 में, और ये होता है हमारा यहाँ पे ख़त्म। अब हमारा स्टार्ट होता है ये। अब देखना, इसको मैं 2 मिनट में उड़ा दूंगा इसको। गवर्नर और स्टेट एग्जीक्यूटिव 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट, या फिर इतना भी नहीं, 2, हाँ ये तो 2 मिनट का ही है, ये तो 2 मिनट का है। यूनियन एग्जीक्यूटिव अब ख़त्म हुआ है जाके, कल कर रहे थे, कल से स्टार्ट किए थे और अब जाके ख़त्म हुआ है। ठीक है, इसको 5 मिनट, 2 मिनट इसको लगेगा, ठीक है, 4 मिनट इसको लगेगा, 6 मिनट मान लो बस गिनती के। ये क्या बीजी नॉइज़ लिख रहे हो? हैं, स्पैम कर रहे हो? ब्लॉक होना है क्या? बैकग्राउंड? अच्छा, बैकग्राउंड पर नॉइज़ आ रहा है क्या? रुको। ठंड हो रखी है ना थोड़ी सी, तो ब्लोअर चला रखे थे। अब तो नहीं आ रहा है ना? पहले यार बताना चाहिए था, इतनी देर से बैकग्राउंड नॉइज़ डिस्टर्ब कर रहा है। 2 मिनट हो गए। अच्छा, अरे सर मुझे क्यों पड़ा? मुझे ये बीजी नॉइज़ लिख रहे थे ना। कोई दिक्कत नहीं सर, ना गुड, ओके, ठीक। कब से बोल रहा था बीजी नॉइज़ का? सीधे लिखो कि बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, बीजी नॉइज़। ये कोई व्हाट्सएप चैट चल रही है यहाँ पे, बीजी नॉइज़ और लिखोगे मैं समझ लूँगा। है चूल्हा जला लिया? हाँ क्यों नहीं, चूल्हा जलाते हैं अंगीठी चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। चलो, तो मैंने क्या बोला, ये 2 मिनट और 4 मिनट। अब तुम अपनी क्लॉक लगा लो, ठीक है, 2 मिनट मात्र, 2 मिनट लगेगा मात्र, ठीक है, 2 मिनट बस लगा लिया ना, स्टार्ट कर लिया टाइमर। ध्यान रखना, स्टेट एग्जीक्यूटिव में आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या देखे थे? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के जैसे होता है स्टेट में गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। जिस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मंत्रिपरिषद होता है कहाँ पे? यूनियन में, वैसे स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, और कुछ नहीं, बस ख़त्म,
बढ़े आगे, बस आ जाओ। आर्टिकल नंबर 74 है ना। और ध्यान रखना एक चीज़ कि जो स्टेट वाला है ना, स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव है, स्टेट वाली कोई भी चीज़ होगी, हाई कोर्ट होगा, स्टेट का एग्जीक्यूटिव होगा, कुछ भी स्टेट वाला होगा ना, गवर्नर होगा, वो सब पार्ट 6 में, भाग नंबर 6 में, जो इसके बाद से शुरू होता है। पढ़ क्यों रहे हैं अभी यहाँ पे? क्योंकि समझना बहुत आसान होगा, इतना आसान होगा कि 2 मिनट में समझ लेंगे, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 74 बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। एक आर्टिकल है कौन सा, 163, जो बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस दी कौन, गवर्नर। क्योंकि मैंने बोला प्रेसिडेंट को गवर्नर से कंपेयर करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ भी है, और जैसे वहाँ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है यूनियन में, ऐसे वहाँ पे स्टेट में सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। तो सिंपल, वैसे ही आपका ये क्या बोलता है, द क्वेश्चन विद, और ये सब, तो मतलब एक तरह से मैंने क्या बताया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, उस तरह स्टेट में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया कौन होगा, सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर। वो किसको एडवाइस करेगा, गवर्नर को एडवाइस करेगा, बिकॉज यहाँ प्रेसिडेंट को हो रहा है। कुछ नहीं करना है, 89 जोड़ दो, वो मिल जाएगा। 75 क्या बोलता है, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर, 89 जोड़ दो, कितना आएगा, 164। यहाँ पे कितना आएगा, 163। तो 163 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस दी गवर्नर। 164 क्या बोलता है, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर, जिसमें यहाँ प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर है, और कुछ चेंज नहीं है, एक एक शब्द सेम है। अनुच्छेद 164 खोल के देख लेना, ठीक। ये 1A है ना, वहाँ पे भी ऐसे 1 है। किसका 1A होगा, इसमें 89 जोड़ना है। 164 का 1A यही सेम बात बोलता है, 164 का 1B सेम बात बोलता है, 2, 3, 4, 5, 6 सेम बात बोलते हैं, कुछ अलग नहीं है। 76 अटॉर्नी जनरल की बात करता है ना, पढ़े नहीं है, 89 जोड़ दो। 165 ये एडवोकेट जनरल की बात करता है, इस तरह से एडवोकेट जनरल होता है, जब हम पढ़ेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। 77 है ये, ठीक है। 77 किसकी बात कर रहा था, कंडक्ट ऑफ बिजनेस की, कि बिजनेस यानी कि राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि कौन सा मंत्री कौन सा काम क्या करेगा, और राष्ट्रपति के नाम पे ही एग्जीक्यूटिव का काम होगा, सब संघ की कार्यपालिका का काम किया जाएगा। 89 जोड़ दो। 166 बोलता है आर्टिकल नंबर 166। 78 क्या है कि ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, 89 जोड़ दो, कितना आएगा, 167। ये क्या बोलेगा, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। खत्म हो गया 2 मिनट में, हो गया 2 मिनट में खत्म हो गया। यार बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है, दिल गार्डन हो रही है। बताओ, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव खत्म हो गया, स्टेट एग्जीक्यूटिव सेट टिरिक थी तो टिरिक ही तो थी। और लिख के अलग से बताना पड़ेगा क्या? 74 में 89 जोड़ोगे, बस जोड़ दो, वही सेम चीज़ है। अब वो अब इतना तो काम तुम्हें खुद कर ही सकते हो। ख़त्म, टाटा। लेकिन अब गवर्नर भी देख लेते हैं, लगे हाथ। 3 मिनट लग गया, ओहो हो। चलो अब अगले बैच से मैं 3 मिनट बोला करूँगा। मुझे पता नहीं था ना। बिल्कुल +8। अब मैं तो बोल ख़त्म तो मैं 2 सेकंड में कर देता, बोलता 89 जोड़ लो हर आर्टिकल में, और कंटेम्प्रेरी मिल जाएगा स्टेट के लिए। लेकिन वो मुझे बताना भी तो था ना, इसलिए 90 कहाँ से ऐड करना है कल बताएंगे पनाडा हरीश। 90 वाला कल आएगा, ठीक है। और अब देख लेते हैं गवर्नर के भी आसान है, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं। तो कल हम प्रेसिडेंट देखे थे, राष्ट्रपति। तो हमें पता है कि स्टेट में ऐसा ही गवर्नर होता है, बस अंतर क्या है कि ये पार्ट 5 में, ये पार्ट 6 में। स्टेट की कोई भी चीज़ पार्ट 6 में ही होगी। इसके आर्टिकल कहाँ से चालू थे? इसके आर्टिकल अनुच्छेद 52 से चालू थे, 52 से। इसके कहाँ से चालू होंगे? 153 से चालू होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 52 है ना, 52 क्या बोला था? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, आगे 1 जोड़ना है और आगे 1 जोड़ना है। कितना मिलेगा? 153। 153 क्या बोलेगा? देयर शैल बी अ गवर्नर। भारत का नहीं, हर राज्य का एक हर राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होना चाहिए। देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट। 53 क्या बोल रहा था? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। यानी कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। 1 आगे जोड़ो, 1 आगे जोड़ो, कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। क्या बोलेगा ये बोलेगा कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल
शैल वेस्ट इन गवर्नर, राज्यपाल में निहित होगी, खत्म। तो राज्य का मुखिया कौन होगा? राज्य सरकार का एक तरह से राज्यपाल होगा। इज दैट क्लियर? राज्य सरकार का मुखिया कौन होगा? राज्यपाल होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने देखा था 75 में, क्या देखा था 75 में ये चीज़ देखा था कि एडवाइस लौटा सकता है एक बार, और दोबारा और एडवाइस लौटा दी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को, तो वो मानना पड़ेगा, बाइंडिंग है। ये किसने ऐड किया था? 44th अमेंडमेंट ने। लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन गवर्नर को नहीं है, वो एनी नंबर ऑफ टाइम्स एडवाइस को लौटा सकता है टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और दैट पर्टिकुलर स्टेट। क्लियर? ठीक है। और अगर पूछेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि क्यों नहीं अपना रहे हो, क्यों नहीं मान रहे हो, तो गवर्नर क्या बोलेगा? तुमसे मतलब। तो 52 में वो ठीक है, क्या हुआ? 153 154 हमने देख लिया, अब आते हैं 155 पे। अच्छा, 55 आर्टिकल क्या बोल रहा था? 54 क्या बोल रहा था? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, किस तरह से उसको मतलब कौन कौन उसके इलेक्शन में हिस्सा लेगा। 55 मैनर ऑफ इलेक्शन की, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, वो सब हमने देखा था। ठीक है, इसका एक्चुअल में इलेक्शन ही नहीं होता है, कोई इलेक्शन नहीं होता कि भाई चलो गवर्नर पद के इलेक्शन हो रहे हैं, होता ही नहीं। इसका अपॉइंटमेंट होता है। किस आर्टिकल में? 155। या तो ऐसे याद कर लो कि इसमें एक आगे एक और आगे एक जोड़ दो, या फिर ऐसे याद कर लो कि अब जोड़ने वाला काम खत्म हो गया यहाँ से, अब सीधे ये 55 और बस आगे एक जोड़ देना। ये क्या बोलेगा? ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बोलेगा। क्या बोलेगा? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। कौन करेगा राज्यपाल की नियुक्ति? देश का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है राज्यपाल की नियुक्ति। इसके बाद 56 आर्टिकल आया था। 56 क्या बोल रहा था? 56 बोल रहा था किसका टर्म कितना होगा, किसका? प्रेसिडेंट का 5 साल का था ना, बस इसमें भी एक जोड़ दो, यानी कि हमें शुरू में क्या करना था? आगे एक और आगे, मतलब पीछे एक और आगे एक जोड़ना था। अब यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ना। 56 में भी, 55 में कुछ जोड़ा नहीं जोड़ा। 55 में क्या था? इलेक्शन था प्रेसिडेंट का, यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। 56 में टर्म था प्रेसिडेंट का, 56 में टर्म है किसका? गवर्नर का। कितना है टर्म? टर्म ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होगा? ये 5 साल का होगा। बट ध्यान रखना कि जो गवर्नर है वो, चलो भी बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, 56 याद कर लिया। 57 में क्या था? 57 हमें नहीं पढ़ना है एक्चुअल में, वो था कि कंडीशन फॉर री एलिजिबिलिटी, यानी कि कोई भी हमने देखा था प्रेसिडेंट एनी नंबर ऑफ टाइम इलेक्ट हो सकता है, हमने 57 में देखा था, बट वो हमें यहाँ पे नहीं देखना। 58 पे आते हैं। ठीक है, 58 में हमें क्या करना है? आगे एक जोड़ना है और आगे एक घटा देना है। ठीक है, जैसे 58 है ना, तो 158 माइनस 1 कितना आएगा? 157। हमने किया क्या? शुरू के 2 में क्या किया? आगे पीछे एक लगाया और आगे एक जोड़ दिया। ठीक है, किया। फिर बाद में कुछ नहीं किया। ठीक है, मतलब बस पीछे एक लगा दिया। अभी मैं दूसरा भी मेथड आपको बता दूंगा अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है, मतलब याद करने में दिक्कत हो रही है। समझा तो मैं आपको रही हूँ, ठीक है, कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, और बाकी आपको समझने में प्रॉब्लम भी नहीं हो रही हुई, क्योंकि हमने कल ही प्रेसिडेंट पढ़ा है। और क्योंकि कल प्रेसिडेंट पढ़ा है इसीलिए तो गवर्नर पढ़ा रहा हूँ मैं लाइन में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि एक 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 करके आर्टिकल, फिर परसों पता चला गवर्नर आ रहे हैं तब तक प्रेसिडेंट भूल गए। या मैं सारी चीज़ें रिलेट करके याद करनी है। अभी क्या मुझे इसमें टाइम लगा आपको? जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मैंने आपको पढ़ाया 2 मिनट का लगा था। चाहूँ तो 2 लेक्चर ले सकता हूँ इसमें मैं, क्योंकि फिर से वही सेम चीज़ रटवाऊँगा आपको। क्या मतलब उसका? ठीक है, अभी तो आप समझ के आए। इसी तरह सिमिलरली कल प्रेसिडेंट समझा है तो आपके लिए समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो जहाँ पे अंतर है वो मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल भी आपको याद हो गया। तो 157 ये बोलता है कि क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर या फिर एलिजिबिलिटी ऑफ गवर्नर। क्वालिफिकेशंस क्या होंगी गवर्नर की? राष्ट्रपति की क्या थी सर? सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, इसके लिए भी है सिटीजन होना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पे ये मत समझना कि यू शुड बी सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे उसको गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है ना। एक्चुअल में एक तो ये कन्वेंशन फॉलो किया जाता है कि वो उस स्टेट का होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्स पर्सन है, वो गवर्नर अपॉइंट करना उसको गुजरात में, वो गुजरात का नहीं होना चाहिए। ये कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है। ये चीज़ संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को ये देखा जाता है कि भाई वो उस राज्य का ना हो, नहीं तो खुद को फ़ायदा पहुँचाने लगेगा फिर। ठीक है, तो ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एज कितनी देखी थी प्रेसिडेंट की? 35। यहाँ पे भी इसकी एज जो है 35 ईयर्स तो होनी चाहिए। क्लियर? ठीक। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये तो कन्वेंशन फॉलो करते हैं, लेकिन 7th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, 7वां नंबर संविधान संशोधन हुआ था, जिससे कि क्या हुआ था? जिससे ये हुआ था
कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को जोड़ा गया था कि कोई भी एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, यानी कि एनी वन कैन बी एक से ज़्यादा फिर एक से अधिक स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति का गवर्नर हो सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, हो सकता है। ये 7th अमेंडमेंट ने चीज़ को ऐड किया था। 7th अमेंडमेंट ने ही ये चीज़ भी बोली थी कि एक हाई कोर्ट, वो हम हाई कोर्ट में भी पढ़ेंगे, कि मल्टीपल स्टेट्स को सर्व कर सकता है, जैसे कि लक्षद्वीप का अलग से हाई कोर्ट नहीं है, अंडमान का अलग से हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है, ये लोग आपस में शेयर करते हैं। गोवा का अलग से हाई कोर्ट नहीं है, महाराष्ट्र में लगता है इसका, तो वो भी चीज़ 7th अमेंडमेंट। तो 7th अमेंडमेंट कितना आसान है कि ये 7th अमेंडमेंट बोलता है कि हर चीज़ शेयरिंग में चल सकती है, हाई कोर्ट भी और गवर्नर भी। 1956 में हुआ था, 1956 में, ठीक। तो 157 तक हो गया ना, अब आते हैं 158 पे, ठीक है, 158 पे आते हैं। तो 158 को अगर हम बात करें तो इसमें भी अब क्या करना है, एक हमने क्या किया था, एक पीछे जोड़ के और एक घटा दिया था। यहाँ पे क्या करना है अगेन, जैसे 59 क्या बोलता है, 59 बोलता है कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, याद करिए कल पढ़ा था, इसमें भी 59 क्या बोलता है, कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आगे एक लगाइए और एक घटा दीजिए 158। दूसरा भी मैं अभी को तरीका बता दूंगा, यानी कि इसमें है राज्यपाल के लिए जो शर्तें दी हुई, यानी कि उसके पद के लिए जो हेतु शर्तें दी हुई, यानी कि कंडीशंस फॉर ऑफिस ऑफ गवर्नर। क्या कंडीशंस दी हुई हैं, याद करो, प्रेसिडेंट के लिए क्या थी, वही सेम है, कंडीशंस फॉर ऑफिस ऑफ गवर्नर। राज्यपाल के लिए क्या कंडीशंस दी हुई हैं, प्रेसिडेंट के लिए क्या दी थी, कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो बिफोर अपॉइंटिंग, यानी कि वो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट की सीट में बैठने से पहले उसको वो सीट वैकेट कर देनी है, बात खत्म। कल समझाए थे आपको, इसीलिए तो आज पढ़ा रहे हैं गवर्नर, ताकि फिर से ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ना मुझे ना आपको, ठीक है। 60 की बात करें, 60 में क्या था, ओथ द, ऐसे याद करा था ना, ये ओ की तरह लग रहा है, ओथ शपथ। 159 में इसमें शपथ है कि ओथ है, कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा था, कमेंट में बताइए जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा, प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है उससे रिलेट करके बताइए यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति को दिला रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उस उच्च न्यायालय का जिस भी राज्य का है वहाँ का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर। फिर 61 में पढ़े थे इम्पीचमेंट महाभियोग, इसका तो होता ही नहीं है, इसका होता ही नहीं है, ठीक है। इम्पीचमेंट इसका एक्चुअल में होता है रिमूवल, क्योंकि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में सर्व करता है, ही सर्व्स अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसको भी राष्ट्रपति के प्रसाद पद, क्या बोलेंगे उसको, राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करना होगा, ठीक है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ये उस ऑफिस में रहता है, कौन, प्रेसिडेंट, यानी कि उसको भी प्लेजर देते रहना है। दैट मीन्स अभी मैंने बताया था कि इसका भी रिमूवल का कोई प्रोसीजर मेंशन्ड नहीं है, जब मनाएगा प्रेसिडेंट का तब हटा देगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के केस में ऐसा नहीं होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में कि जब मनाया हटा दिया। आपको लगता है हटा देगा, अगर हटा देगा तो आपको लगता है प्रेसिडेंट इतना वीक पोजीशन होगा, क्यों, क्योंकि जब तक तब तक तुमसे मतलब तो जब तक उसको जो है लोकसभा में, दैट इज लोअर हाउस ऑफ द सेशन में मेजोरिटी मिली हुई है, उसके पास नंबर है, प्रेसिडेंट नहीं हटा सकता उसको, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो सर अभी अगर गवर्नमेंट को चेंज होने दीजिए, अगर कल को मान लो अभी जो चुनाव हो, बीजेपी हार के मान लो कांग्रेस आ जाए, एक भी गवर्नर बच जाए तो बताना इक्का दुक्का ही बचेंगे, सारे तुरंत रिप्लेस कर दिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, वो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को हटाओ, बोलेगा नहीं हटाएंगे, फिर से एडवाइस देगा, अब तो मानना पड़ेगा ना, 44th अमेंडमेंट बाइंडिंग है, ठीक है। तो इसका कोई इंपीचमेंट नहीं होता, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे सर्व करता है, ये हमें बस ध्यान रखना। याद करिए सत्यपाल मलिक, ठीक है। सत्यपाल मलिक जैसे आपको, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी सीधे, मतलब सत्यपाल मलिक तो मुझे लगता है कि गवर्नर वरना तो बहुत वीक होता है, सत्यपाल मलिक को तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी भाई ठीक है। फिर हमने पढ़ा था 62 में, क्या पढ़ा था हमने 62 में पढ़ा था कि कुछ एक्सीजेंसीज में इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे 159 के बाद हमें 160 पढ़ना होगा। तो 160 में क्या दिया हुआ है, 160 में दिया हुआ है, 159 हो गया ना, हाँ, 160 में दिया हुआ है कि सर्टेन एक्सीजेंसीज में प्रेसिडेंट टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सर्टेन एक्सीजेंसीज, यानी कि कुछ ऐसी आकस्मिक परिस्थितियाँ आएंगी जिसमें राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति करेगा। अगर मान लो कि ऐसा लग रहा है कि गवर्नर अपने पावर्स को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट, ठीक है, टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ गवर्नर, टू परफॉर्म
दी फंक्शंस फंक्शंस ऑफ गवर्नर, ठीक है, फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सर्टेन एक्सीजेंसीज, कुछ आकस्मिकताओं में, ठीक है, सर्टेन एक्सीजेंसीज, सिंपल, ठीक है। एंड अब याद करिए 161, अभी बड़ा आसान है याद करना, अभी मैं आपको बताऊं कैसे है, ठीक है। चलो तो अब आ जाते हैं हम किसमें, ये हो गया 160 हो गया, ठीक है। 161 में दिया हुआ है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। कल आप लोगों ने किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में पढ़ा था? करिए जल्दी से रिकॉल। 72 में पढ़ा था। इसमें भी अगर हम देखें तो 89 आप जोड़ देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था प्रेसिडेंट में? पार्डन, कम्यूट, रेप्राइव, रेस्पाइट, रेमेसन, वो नहीं, वो मत रिकॉल करो, बस इतना क्या मैंने बताया था कि भाई पार्डन कर सकता है, ऐसे मैंने बताया था। अब यहाँ पे मैं आपको पता है गवर्नर और प्रेसिडेंट, देखो एक्स्ट्रा चीज़ के चक्कर में मेन चीज़ मत भूल जाया करो, ये मैं हमेशा फोकस करता हूँ। सबसे पहले मेन चीज़ तो आर्टिकल ही याद करना है कि 72 में प्रेसिडेंट का है, 161 में गवर्नर का, ये तो एकदम प्राथमिक चीज़ है। इसके बाद जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो समझो, जो सेकेंडरी है। वो चीज़ ये है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में 2 डिफरेंसेस होते हैं, प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा होते हैं। क्या? प्रेसिडेंट जो है डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है। किसी को मृत्यु दंड मिला, वो राज्यपाल के पास नहीं जा सकता, इसके पास पावर नहीं है टू पार्डन दी डेथ सेंटेंस। दूसरा डिफरेंस है कि कोर्ट मार्शल से अगर मान लो कि कोई सज़ा मिली है, कोर्ट मार्शल क्या होता है, जैसे कि जो लोग फोर्सेज में होते हैं उनकी अलग से वहाँ कोर्ट बैठती है और वो सज़ा सुनाती है कि अगर मान लो कोई भाग गया या फिर किसी ने कुछ अंदर ही अंदर कुछ ऐसा इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करी, तो वहीं पे कोर्ट बैठता है और वो सज़ा देता है। कोई बिना बताया भाग गया, छुट्टी से लौटा नहीं, तो ये सारी चीज़ों के लिए कोर्ट बैठता है और वो उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। क्योंकि सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस कौन होता है? प्रेसिडेंट, इसलिए कोर्ट मार्शल को भी डील करेगा कौन? प्रेसिडेंट, यानी कि गवर्नर डील नहीं कर सकते हैं। बस इन दोनों चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास जो पार्डनिंग पावर होती हैं, क्षमा देने की शक्ति, वो बराबर होती हैं। एंड अगेन रिपीट, दोनों ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे इस पावर को एग्जीक्यूट करते हैं। हर चीज़ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करते हैं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ही ऑप्शनल है, थोड़ा अगर दिमाग में जोर पड़े तो इसको मत डालना। अगर याद कर सकते हो, अगर पीसीएस जैसे एग्जाम में जाना है तो आप यह समझ सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है अपने मन से काम करना। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का मतलब यह है कि संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट अपने मन से काम कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के लिए लिखा है। कहाँ कहाँ लिखा है अब वो हम आगे पढ़ेंगे, कल जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए बिल को, वो अभी समझ नहीं आएगा आपको कि वो बिल रिजर्व कर सकता है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है, बस अभी के लिए याद रख लो, राष्ट्रपति के लिए संविधान में कोई इस तरह से डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है, गवर्नर के लिए है। प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब मैं आपको और कंफ्यूज कर रहा हूँ शायद। सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन का मतलब ये कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब राष्ट्रपति को अपने मन से ही काम करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो गई, ठीक है, उसके पास एक तरह से वो नहीं, या फिर मान लो कि अभी कोई सरकार, मान लो कि जैसे चुनाव हुए, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं, तो फिर प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करके चुनेगा किसी को प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उस संविधान में कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है। बस बात यहाँ पे हुई ख़त्म, और बढ़ते हैं हम अब क्वेश्चंस की तरफ। और एक बार मुझे अपनी थोड़ी बुद्धि घुमाने दो कि और तो कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट को एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, दैट इज़ कि आर्टिकल 75 1A क्या बोल रहा था? 1A बोल रहा था कि 15% बोल रहा था ना कि 15% लिमिट होती है मिनिस्टर्स पे। कहाँ गया ये रहा आपका, एक सेकेंड, ये बोल रहा था ना। ऐसा सेम कहाँ पे होता है? वो 164 1A में होता है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी 15% की लिमिट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या मैंने कोई मिनिमम बताया क्या? कितने मिनिस्टर तो होने ही होने पड़ेंगे, नहीं बताया ना। लेकिन राज्य के केस में है ये मिनिमम मिनिस्टर्स, इन दी केस ऑफ स्टेट मिनिमम मिनिस्टर 12 होने ही होने चाहिए। ये क्या था? 15%, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये यूनियन में भी है, स्टेट में भी है, लेकिन मिनिमम वाला क्राइटेरिया सिर्फ स्टेट में है 12 का, सी यूनियन के केस में नहीं है। ये थोड़ी डीप सी चीज़ है लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी तक तो क्वेश्चन इस पर बना नहीं है, ठीक है। और कुछ मैं एक सेकंड रिकॉल करता हूँ अगर कुछ
ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल है, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, तो स्टेट के केस में क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये मैं को कल बताऊंगा, जैसे कि लोकसभा होता है, लोकसभा होता है सेंटर में, वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होता है राज्य में। ये सेंटर में होता है तो स्टेट में, जैसे कि आपका राज्यसभा होता है सेंटर में, तो राज्यों में होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। ठीक है, तो उससे आपको कंपेयर कर लेना है। सेम चीज़ है यहाँ पे, सेम चीज़ है वहाँ पे भी, स्टेट में भी, अटॉर्नी जनरल में भी सेम चीज़ है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, ठीक, सारी चीज़ें हो गई। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा सा ये प्रधानमंत्री भी देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को भी। यहाँ पे देखिए, जवाहरलाल नेहरू सबसे 16 साल, और आई होप आपको दिख रहा होगा, 286 दिन के लिए रहे, 16 साल 286 दिन, ठीक है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे। फिर अगर हम बात करें मनमोहन सिंह 10 साल के लिए रहे, ठीक है, मोदी जी भी कभी 10 साल ही पूरा हो जाएगा, इस साल 10 साल है ना। फिर अगर चुन लिए जाते हैं तो फिर से 15 साल। लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू को बीट करना है तो इसके बाद फिर से जो अभी चुनाव होंगे इसमें जीतना पड़ेगा मोदी जी को, फिर से जीत के फिर से इनको बनना पड़ेगा, तब नेहरू जी का रिकॉर्ड बीट कर पाएंगे। गुलजारी लाल नंदा, देखो हुआ क्या, इनकी डेथ हो गई। गुलजारी लाल नंदा को केयर टेकर बनाया गया 13 दिन के लिए, फिर परमानेंट आ गया लाल बहादुर शास्त्री को, कांग्रेस ने बोल दिया, लेकिन इनकी फिर डेथ हो जाती है, 1 साल ही रह पाते हैं, 1 साल 216 दिन। जब इनकी डेथ हो जाती है तो अगेन गुलजारी लाल नंदा को बनाया जाता है, फिर से 13 दिन के लिए, ठीक है, ये 13 मेरा रिश्ता, ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद फिर से परमानेंट बन जाती इंदिरा गांधी 11 साल के लिए, नेहरू जी 16 साल के लिए, मोदी जी यानी कि अगर फिर से बन गए तो कहीं ना कहीं अगर बनने के बाद 2-3 साल बाद रहे तो वो इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड बीट कर देंगे। मोरारजी देसाई 2 साल 126 दिन, चौधरी चरण सिंह 170 दिन, शॉर्टेस्ट सर्व मतलब शॉर्टेस्ट। वैसे अगर हम बात करें, चौधरी चरण सिंह ऐसे हैं, वैसे तो 13 दिन गुलजारी लाल नंदा है, 13 दिन फिर से गुलजारी लाल नंदा, 13 दिन फिर 16 दिन अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, कहीं कहीं 13 दिन, कहीं कहीं 16 दिन। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक मतलब पार्लियामेंट को अटेंड ही नहीं किया था एज प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कोई सेशन ही नहीं हुआ था, कोई सत्र ही नहीं हुआ था उस समय, ठीक है। इंदिरा गांधी फिर से आई, ये 8 साल और 281 दिन के लिए रही, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी डेथ के बाद हमें पता है कि राजीव गांधी है 5 साल और 32 दिन के लिए रहे, देन वीपी सिंह है 343 दिन रहे, ठीक है, 343 डेज। फिर हमने देखा चंद्रशेखर 223 दिन, यानी 1 साल भी पूरा नहीं। वीपी सिंह ने भी 1 साल पूरा नहीं किया, चंद्रशेखर ने भी 1 साल पूरा नहीं किया। फिर पीवी नरसिम्हा राव आए 4 साल तक, ठीक है। फिर आए एच डी देवगौड़ा 324 दिन तक, इन्होंने भी 1 साल पूरा नहीं किया। इंदर कुमार गुजराल आए, इन्होंने भी 1 साल पूरा नहीं किया, 332 दिन। फिर अटल बिहारी वाजपेयी पहले आए 16 दिन के लिए, फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर से चुने गए 6 साल और 64 दिन, ये प्राइम मिनिस्टर है। देन फिर उसके बाद मनमोहन सिंह 10 साल तक रहे, और अभी मोदी जी हमारे 10 साल इन्होंने भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स, यानी कि प्रधानमंत्री और बाकी जो मंत्री उनकी नियुक्ति से कौन सा अनुच्छेद डील करता है? गुलजारी लाल नंदा जी गजब बेइज्जती है। कंफ्यूजिंग तो नहीं है, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे ना तो ये वाला प्राइम मिनिस्टर वाला भी क्लियर हो जाएगा, और फिर एग्जैक्ट रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको देखना है सर जी। क्यों भाई, तुमसे मतलब क्या मतलब तुमसे? मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, और पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन कर रहे हैं टोपी ओपी लगा के। खैर, तो कौन सा आर्टिकल है जो अपॉइंटमेंट की बात करता है? तो ये अटॉर्नी जनरल की बात करता है, 74 बात करता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 क्या बोल रहा था? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधान की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्राइम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, कौन अपॉइंट करता है? आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आंसर क्या होगा? बी होगा। इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही इंजॉयज दी, क्या इंजॉय करता है? आर्म फोर्सेस का सपोर्ट, कॉन्फिडेंस इन राज्यसभा, कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 3 बोलता है क्या? कि दे शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोअर हाउस ऑफ द सेशन, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है ये।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द ट्रू नेचर और 75 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इसका कार्यकाल कितना होता है? कोटर्मिनस विद द टेन्योर ऑफ लोकसभा, कोटर्मिनस विद द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, एज लॉन्ग एज एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा 5 ईयर्स। तो इसका आंसर होगा 5 साल के लिए वो रहता है। 5th नंबर क्वेश्चन है, द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मीन्स द रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट। बिल्कुल बात सही है, मैंने आपको बताया था अगर वो वाली डोर टूट गई, ठीक है, तो सारा पूरा कैबिनेट ढह जाएगा, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ढह जाएगा, सरकार गिर जाएगी, फिर से चुनाव होंगे। इट इज़ ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोग्स पार्लियामेंट। तो अभी मैंने ना तो आपको समन पढ़ा है ना तो प्रोरोग पढ़ा है, कल पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, लेकिन ये बात भी सही है क्योंकि उसी के एडवाइस पे काम करता है। तो ये भी आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग ऑन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो भैया जो हमारे प्रधानमंत्री, अच्छा क्वेश्चन है कि किस केस में अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ, ठीक है आज मैं देखता हूँ कि मतलब कि क्या क्या सही आंसर आप कितने लोग देते हैं। अनुज मिश्रा सर, IB के लिए कोई सीरीज IB के लिए संडे को करते हैं, देखते हैं सैटरडे को अगर पॉसिबल हो पाता है तो सैटरडे को भी नहीं, संडे को तो होगा ही, ठीक है। संडे को करेंगे IB के लिए बिकॉज आप लोगों की डेट्स आ चुकी हैं और काफ़ी सरप्राइजिंग डेट आई हैं। C आ रहा है आंसर, किसी का D आ रहा है, C आ रहा है, D आ रहा है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? C आंसर होगा, ठीक है। मतलब आज मतलब ही क्यों निकल रहा है बार बार। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर बात करें तो ये मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव, और अगर ये पास हो गया, पारित हो गया, तो सरकार गिर जाती है। सरकार गिरती कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा में बहुमत चाहिए होता है, इसीलिए लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। अभी मैंने नहीं पढ़ा है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कोई भी किसी भी हाउस का मेंबर है वो सिर्फ उसी हाउस में ही वोटिंग कर सकता है। बोल वो किसी भी हाउस में सकता है, लेकिन वोटिंग सिर्फ उसी हाउस में कर सकता है जिसका मेंबर है। जैसे कि मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है, तो उनके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया होगा लोकसभा में तो वोटिंग नहीं कर पाए होंगे। क्यों? क्योंकि वोटिंग आप उसी हाउस में कर सकते हैं जिसके आप सदस्य हैं। तो नो कॉन्फिडेंस में प्राइम मिनिस्टर अपना खुद का बचाव नहीं कर सकता नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में वोट करके, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो, क्योंकि वो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। विच आर्टिकल डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, बताइए कौन सा है? बनाएं इस तरह से, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यहाँ पे प्रेसिडेंट, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर खत्म। 74 देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट, यानी कि 75 अदर प्रोविजंस की बात करता है। और उसमें क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी थी? सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड बाई। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर आपने देख लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं गवर्नर लिखता हूँ। अब उत्तर बताना जरा इसका। तो इसका तो आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट। और इसका क्या आंसर होगा? यानी द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ अ स्टेट डिटरमाइंड बाई। इसका भी आंसर पार्लियामेंट ही होगा, क्योंकि गवर्नर हर स्टेट में तो डिफर कर सकता है, आज स्टेट में कल किसी स्टेट में, तो इनकी सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। 9th, लेकिन ध्यान रखना राज्य की संचित निधि से इनका पैसा निकलता है, राज्यपालों की सैलरी का। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिसाइड पार्लियामेंट करेगा, देगा स्टेट सैलरी, लेकिन पेंशन भारत सरकार देगी। क्यों? क्योंकि मान लो यूपी में रहा, MP में रहा, केरल में रहा राज्यपाल, तो भैया कैसे डिसाइड होगा कि कौन इसको पेंशन देगा? तो मारा बेचारा फिरेगा, तो केंद्र देगी इसको पेंशन, ठीक है। यानी कि भारत की संचित निधि से इसकी पेंशन निकलेगी, सैलरी लेकिन निकलेगी राज्य की संचित निधि से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर। बिल्कुल बात सही, प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो देता है कि तुम ये मिनिस्टर, तुम वो मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट से बोलता है कि भाई इनको अपॉइंट कर दो, इनको अपॉइंट कर दो। PM अनाउंसेज गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ना। अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट का काम होता है, प्रेसिडेंट जब ये मोशन ऑफ थैंक्स में एक तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताता है। ही कैन नॉट एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस अ मिनिस्टर इन केस, तो ये भी गलत होगा। लेकिन कंसिडरिंग कि यहाँ पे ये मोशन ऑफ थैंक्स की बात नहीं कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्राइम मिनिस्टर भी बता सकता है, तो ये आपका सही कंसिडर करना पड़ेगा और आंसर 1 and 2 होगा। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि ये हमारे कहे पे नहीं चल रहा है, इसको हटा दो तुरंत, बिल्कुल हटा देगा वो तुरंत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? PM इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो योजना आयोग होती है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो हम आगे पढ़ेंगे योजना आयोग के बारे में, तो उसका चेयरमैन होता है, बात सही है। ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन, अभी देखा था, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, जल्दी से बताइए? 78 बोलता है। ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ UPSC।
तो ही एडवाइजेज द प्राइम प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी तो आंसर क्या होगा, बिकॉज वो एडवाइस सारे मैटर्स में देगा, बिकॉज वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, डी ऑल ऑफ द अबव। हु एक्सरसाइजेज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है, यानी कि एक्चुअल हेड कौन होता है। एक होता है ना, मैंने आपको बताया था डी जीरो एंड डी फैक्टो, तो यहाँ पूछा डी फैक्टो हेड कौन होता है। तो डी फैक्टो हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। ये होता है डी जीरो हेड, यानी कि नॉमिनल हेड, और ये नॉमिनल क्या पूछ रहा है, एक्चुअल है ना, तो नहीं मतलब रियल हेड पूछा है, तो रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन का ये बिल्कुल, जो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास। अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे कम सीजीएल 27 जुलाई 2023। तो सबसे शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा, बताइए जल्दी से। तो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पे रहे थे चंद्रशेखर जी। वैसे तो हमने देखा था एक सेकेंड, ठीक है, हमने देखा था गुलजारी लाल नंदा 13 दिन के लिए रहे थे, फिर 13 दिन के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी 16 दिन के लिए रहे, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है। चौधरी चरण सिंह ऑप्शन में तो वो भी मार्क कर देते, लेकिन वो सारे ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद चंद्रशेखर आई थिंक 277 डेज तक ही रहे थे, ठीक है। ये 320 कुछ दिन तक रहे थे, एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक से, और चौधरी चरण सिंह एक ऐसे थे जिन्होंने कभी पार्लियामेंट फेस ही नहीं करी थी। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, आंसर बताइए जल्दी से। किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। आंसर नहीं होगा, क्या आंसर होगा, आंसर होगा श्री मावो बंडारानिके, जो कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और पूरे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। अभी फ्रांस का जो प्रधानमंत्री बना वो एक गे है, आपको पता है। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस, अभी कल ही मतलब अनाउंस हुआ है। पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे हमारे मोरारजी देसाई जी, जिन्होंने पद से अपने इस्तीफा दे दिया था। 16th हु हैज़ सर्व्ड मैक्सिमम टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर, सबसे ज़्यादा बार कौन प्रधानमंत्री रहा है, तो हमने देखा था जवाहरलाल नेहरू रहे हैं 16 साल तक। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकेम अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि बिना यूनियन का कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए प्रधानमंत्री बन गए थे। चौधरी चरण सिंह, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा या फिर मोरारजी देसाई। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ये बिना यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए थे। 18th एसएससी जूनियर इंजीनियर 11 अक्टूबर 2023 से क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग मेंशन दैट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किसने बोला था ये कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व तो केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये अम्बेडकर जी ने बोला था, ठीक है। लिंचपिन किसने बोला था, लिंचपिन बोला था नेहरू जी ने, ठीक है। 19th विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हैज सर्व्ड एज अ टर्म ऑफ 13 डेज, 13 दिन का। तो गुलजारी लाल नंदा तो है नहीं, आंसर क्या होगा, अटल बिहारी वाजपेयी, MTS 2019, ठीक है। हु होइज द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। अभी कुछ दिन में क्या होगा, 26 जनवरी, यानी कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। हम क्यों मनाते हैं जरा बताइए रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे को फ्लैग को क्या किया जाता है, हॉइस्ट किया जाता है, यानी कैसे धीरे 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 ऊपर झंडा चढ़ता है हमारा। रिपब्लिक डे में क्या किया जाता है, झंडे को अनफोल्ड किया जाता है, ऐसे वो फूल लपटे रहते हैं और उसको अनफोल्ड खोला जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे को जो फ्लैग होइस्टिंग है ये हमारा एक तरह से ब्रिटिश रूल का अंत और इंडियन गवर्नमेंट एक इंडियन इंडिपेंडेंस को इंडिकेट करता है, ठीक। और ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट यानी संविधान जो लागू हुआ था उसको इंडिकेट करता है। ये वाली जो एक्टिविटी है ये करते हैं प्रधानमंत्री, ये वाली जो एक्टिविटी है प्रधानमंत्री करते हैं लाल किले में। ये वाली जो एक्टिविटी है फ्लैग को अनफर्ल करने की ये करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और ये कहाँ करते हैं, ये करते हैं जो पहले राजपथ होता था बट अभी क्या है, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ में ये एक्टिविटी करते हैं। तो ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए, CGL 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद डैश एज इट्स हेड। तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर की अगर बात करेंगे तो रियल हेड डिफैक्टो हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का, ये भी प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे प्लानिंग कमीशन योजना आयोग होता है तो वैसे ही हमारा नीति आयोग होता है, तो उसका भी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डीप में नहीं बता रहा हूँ आपको। नॉट करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
ऑप्शंस आपके सर सामने हैं, और ऑप्शंस हैं क्या? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सही नहीं? ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सही है। ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा, ही कैन बी रिमूव्ड इफ नो कॉन्फिडेंस इज पास बाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन। सर नो कॉन्फिडेंस दोनों हाउसेज से पास ही नहीं होता है, खत्म बात। अविश्वास प्रस्ताव दो हाउसेज से क्या सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, गलत हो गया। अब आते हैं मंत्री परिषद पे, ठीक, यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, नहीं ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द फॉलोइंग, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बताइए किसमें है? मणि प्रसाद बर्नवाल, मनीष शर्मा, आदित्य ओम, आकांक्षा, जेके रॉलिंग, मुन्ना, सभी का सही है। सर वो इलेक्ट होता है ना वैसे, कौन कौन इलेक्ट होता है? पुनीत लॉर्ड पुनीत हो गया तो चलो, तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन बोलता है? आर्टिकल नंबर 74 सब क्लॉज 1 बोलता है, ठीक है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, तो कौन कौन होता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? और ये 74 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जो भी एडवाइस मिलेगी प्रेसिडेंट को, दैट इज़ नॉट आंसरेबल इन द कोर्ट, यानी कोर्ट में आप पूछ नहीं सकते हैं कि क्या एडवाइस मिली, ठीक है। चलो, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें कौन कौन होता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, ये सब होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, तो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को, कलेक्टिवली है लोकसभा को, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिशल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डिसमिशल से कौन डील करता है? डिसमिशल से डील करता है कौन 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 कौन? 75 का सब क्लॉज 1 बोलता है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। डिसमिसल कैसे? डिसमिसल ऐसे है कि 75 सब क्लॉज 3 ये बोलता है कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द सेशन, दैट इज लोकसभा। तो अगर वहाँ पे बहुमत नहीं है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया विश्वास प्रस्ताव, तो इनको रिजाइन देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड कितना? CGL 18 जुलाई 2023, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। तो क्या है, मतलब कितना एक्सीड नहीं हो सकता है? तो हमने देखा था 15%, और किस अमेंडमेंट से किया गया था? ये किस आर्टिकल में? 75(1) सब क्लॉज ए, ठीक है, जो बात करता है किस 91st अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। 75 सब क्लॉज 1B जो कि 91st अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, इसमें क्या जरा जल्दी से बताएंगे। 30, हाउ मैनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, तो कितने हो सकते हैं? तो हो सकते हैं 15% मैक्सिमम टोटल। किसका 15%? हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा का। ध्यान रखना कि जो दिल्ली है, दिल्ली के केस में ये 15% नहीं है, सिर्फ 10% है, 10% है। दिल्ली के केस में 10% है। क्या 10% है? कि 10% जो वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि हमें पता है कि 2 ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है, एक तो दिल्ली और पुडुचेरी, तो 10% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। और 75(1)B में डिफेक्शन के बारे में दिया हुआ है कि अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में 10 शेड्यूल के तहत डिस्क्वालीफाई होता है तो मिनिस्टरशिप से भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर, कब एग्जिस्टेंस में आएगी भाई? जब, बताइए जरा जल्दी से, कब एग्जिस्टेंस में आएगी? बिल्कुल सही है, अनुराधा ओझा, ऋषि यादव, सृष्टि अग्रवाल, सुरभि मिश्रा इन्फॉर्मेशन, मनीष यादव, सोनू सिंह, अनुष्का गोयल, डी सही है। बिल्कुल सही है, कुमारी अनया। चलो, तो अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा? जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा एग्जिस्टेंस पे, तब तक ही लोग एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे, ठीक है। 32, कौन चेयरशिप करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग की? कौन करेगा? सिंपल, प्राइम मिनिस्टर करेगा, क्योंकि वो उनका हेड है, वो उनका मुखिया है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ग्रीन मिनिस्ट्री किसको बोलेंगे? तो ग्रीन मिनिस्ट्री हम बोलेंगे सिंपल एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट हैं यार, ये हम लोग देख चुके हैं। पहला कानून मंत्री कौन था? अंबेडकर जी था। पहला विदेश मंत्री कौन था? नेहरू जी थे। वित्त मंत्री कौन था पहला? षणमुखम चट्टी थे। सब देख चुके हैं हम लोग पहले ही। फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर पूछ रहा, फुल टाइम। सरोजिनी नायडू, मेनका गांधी, निर्मला सीतारमन या फिर इंदिरा गांधी? तो वैसे तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन फुल टाइम पूछेगा तो निर्मला सीतारमन होंगे। वैसे अगेन रिपीट, इंदिरा गांधी थी, लेकिन फुल टाइम तो निर्मला सीतारमन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सब देख चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई MTS 2022। कौन नियुक्ति करता है प्राइम मिनिस्टर की? ख़त्म।
अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चाहे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आर्टिकल 75 में है। 29 में क्या है? 29 में है माइनॉरिटी वाला राइट कि भाई एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर एंड ट्रेडिशन शैल हैव द राइट टू प्रोटेक्ट द सेम। ठीक। 35 में क्या, जल्दी से आप कमेंट बताएंगे। अनुच्छेद नंबर 35 में क्या है? 35 से हमारे खत्म हो रहे थे मौलिक अधिकार, और इसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, देश की संसद के पास ये शक्ति है कि वो फंडामेंटल राइट को लेकर कानून बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकते हैं। राज्यपाल को भी थोड़ी इज्जत देते हुए यहाँ पे हम देख लेते हैं उसके अनुच्छेद। विच, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। कौन है? द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाई, कौन इसकी नियुक्ति करता है और कौन इसको हटाता है? राष्ट्रपति हटाएगा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट फॉर विच द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर, यानी कि एक जो राज्यपाल है वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ उसमें हो सकता है? 29 को रीचेक करना है। 29 अब बता रहे हो प्रिंस हैं? 29 अब बता रहे हो आप, क्यों? तो 29 वाला भी चेक कर लेंगे, अभी पहले ये कर लेते हैं, ठीक है? तो कोई लिमिट नहीं होती, मैंने क्या आपको कोई लिमिट बताई थी? जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर कोई है राज्यपाल, 7th अमेंडमेंट से ये हुआ था कि एक राज्यपाल मल्टीपल स्टेट से या यूटीज़ का राज्यपाल यानी कि गवर्नर हो सकता है। देयर इज़ नो लिमिट। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये पूछा है MTS 2021। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स फॉर अपॉइंटमेंट इज 30 ईयर्स। कितनी होती है बताइए जल्दी से कमेंट में। गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ चीफ मिनिस्टर। किसके प्लेजर में होल्ड करता है? द गवर्नर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्राइम मिनिस्टर। किसको करता है? द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। प्रेसिडेंट और इन दोनों का आंसर क्या होगा? ठीक है, दोनों का आंसर होगा प्रेसिडेंट। नहीं, गवर्नर को राज्यपाल को अगर रेजिग्नेशन देना है, अगर मतलब रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा देना है, तो वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, कुछ पूछा था क्या मैंने पीछे? नहीं, आगे पढ़ते हैं और 50 तक ही करेंगे, उसके आगे होंगे तो वो आप करेंगे। टू विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर बिलोंग। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? और अगर तुम इसका ना आंसर दे पाए ना, ध्यान रखना, फिर अगर आप इसका आंसर ना दे पाए तो फिर ध्यान से देखना। फिर मैं, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूँ आपको, फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने पढ़ाया था कि 2 तरह के फीचर होते हैं। एक होता है फेडरल फीचर, एक होता है यूनिटरी फीचर। फेडरल फीचर वो फीचर होता है जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में इक्वल पावर का डिवीजन होता है, ठीक है। यूनिटरी में वो होता है जहाँ पे सेंटर के पास ज़्यादा पावर जा रहे हों। और हमने यूनिटरी फीचर्स ऑफ दी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ज़्यादातर फीचर्स हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, आप बताएंगे। आंसर इसका होगा यूनिटरी फीचर, क्योंकि अपॉइंटमेंट, और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर इन द स्टेट, ये कहाँ से लिया है? ये सारी चीज़ें, चाहे ये हो, चाहे रेजिडुअरी लिस्ट हो, रेजिडुअरी लिस्ट शैल वेस्ट विद द सेंटर, ये सारी चीज़ें हमने कनाडा से ली है। सी से सेंटर, सी से कनाडा। ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन दी स्टेट्स बाय द सेंटर, ये लिया है कनाडा से। लेकिन ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का एक पद होगा, ये कहाँ से लिया है? ये हमने वहीं से लिया जहाँ से हमने संविधान का अपना मूल ढांचा लिया, ज़्यादातर चीज़ें हमने वहाँ से ली, एंड दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का जो एक्ट है। तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ कि कौन सा फेडरल फीचर होगा, कौन सा यूनिटरी फीचर होगा। CPO 2023 में देख लिए, पूछ लिया गया 5 अक्टूबर को मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। हु हैज़ द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली? कौन रिकमेंड कर सकता है? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। डिसॉल्व करना है, ये रिकमेंड करेगा कौन? चीफ। यहाँ पे राज्य की बात हो रही ना, तो सिंपल चीफ मिनिस्टर करेगा। स्टेट सेंटर केस में प्राइम मिनिस्टर करता है, स्टेट केस में आप चीफ मिनिस्टर करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 49। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड लेटर एंड द चीफ मिनिस्टर रिकमेंड, ठीक है, वही सेम चीज़। क्या आर्टिकल 75 बोल रहा था ना सेंटर केस में, 89 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 9 5 13, 8 7 15 16, 163 आर्टिकल बोलेगा, खत्म, ठीक है। अब ये जो 50, चलो ये कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ, तो किसका इम्पीचमेंट नहीं होता? इम्पीचमेंट तो एक्चुअली में किसी का नहीं होता सिवाय प्रेसिडेंट को छोड़े, तो टेक्निकली ये गलत है क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल वेस्ट इन, तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किसके ऊपर होती है, किसके ऊपर निहित होती है? तो राज्यपाल के उसमें होती है, बिकॉज जो केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की, दैट शैल वेस्ट इन दी प्रेसिडेंट। स्टेट की किस पे होती है? इसमें। और याद कैसे रखेंगे? 53 बोलता है ना प्रेसिडेंट के लिए, तो क्या करना? एक आगे इधर जोड़ना और एक इधर जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 154, खत्म।
ठीक, 154 बोलेगा इसके केस में। बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 60, यानी 10 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। चलो भाई, अब जिसके जो डाउट होंगे तो पूछ लेगा। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी। वैसे अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो राजीव गांधी, और अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हैं पूरे विश्व की तो फिर वो सना मारिन है हमारी, ठीक है। सना मारिन आई थिंक वो बनी थी, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो ही है आई थिंक, सना मारिन, ठीक है। कहाँ की थी सना मारिन, बताओ जल्दी से। तो ये थी एक जो नॉर्डिक कंट्री हमारी, फिनलैंड की, है ना। चलिए, थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं कल। IBSAU का करते हैं, देखो सैटरडे या संडे को, संडे को तो पक्का ही होगा, सैटरडे को मुझे देखना पड़ेगा, अगर जैसे टाइम मिलेगा तो मैं सैटरडे को भी एक क्लास लूँगा, और थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें थोड़े से उसके थ्रू। टाइटलर हेड किसने लिखा था ये? टाइटलर हेड वो है, टाइटलर हेड जो है ना प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, टाइटलर हेड मतलब नाम के हेड, ठीक है। अच्छा, टाइटलर हेड ऑफ द स्टेट आप बोल रहे हो तो फिर देन गवर्नर होगा, ठीक है, अगर स्टेट की बात कर रहे हो तो देखते हैं अगर पॉसिबल होता है तो, है ना, करते हैं फिर। जो नॉमिनल हेड होता है वही टाइटलर हेड भी होता है। ज़ीरो कॉल क्या होता है वो देखेंगे कल, ठीक है। ज़ीरो आवर होता है, उसको बोलते हैं ज़ीरो आवर, जहाँ पे एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड किया जाता है, वो क्वेश्चन आवर के बाद होता है, प्रश्नकाल के बाद। 17 को पेपर है, हाँ का मतलब काफ़ी जल्दी डेट दे दिया इन लोगों ने, तो कोई नहीं। थर्सडे 11, फ्राइडे 12, सैटरडे 13, तो सैटरडे को ये थिंक करना पड़ेगा फिर ना। देख लिया भैया अर्पित, सारा आज थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है हमें, तुम डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो है, उतनी देर से स्पैम किए पड़े हैं। जब तक टाइम आउट ना करो तब तक दिल को शांति नहीं मिलती है। सीधे बोल दिया करो सर टाइम आउट कर दो। क्वेश्चन 49 क्या दिक्कत है क्वेश्चन 49 में, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा सॉरी 164 होगा ना, 75 में 89 जोड़ेंगे तो 164, ओके ठीक। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को, बाकी देखते हैं यार इसका कैसे क्या करना है, तो एक लंबा सा सेशन रखते हैं, नहीं तो सैटरडे को ही रखते हैं, ठीक है। सैटरडे को ही प्लान करते हैं, मैं बता दूंगा आपको, है ना। थैंक यू।